Assalamu alaikum students. Today our new case is related to gout. Let's see the case. Mr. KT is 58 years old man. हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं इन द सर्जिकल वार्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट. फैमिली हिस्ट्री में इनकी एक वाइफ हैं और जो है 2 बेटे हैं. 15 सिगरेट्स पर डे स्मोकिंग है इनकी और 35 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल कंजप्शन है. और जो है BMI जो है उनका नॉर्मल नहीं है, ओवर वेटेड एट इज़ 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. करेंट मेडिकेशन में एम्लोडिपिन 5 mg डेली, बेंड्रोफ्लूमिथायाजाइड 2.5 mg डेली, पैरासीटामोल 1 ग्राम 4 times a day, कोडीन फॉस्फेट 30 mg 4 times a day when required, इनॉक्सापैरिन 40 mg सबक्यूटेनियसली डेली. राइट, मेडिकेशंस को देख के ही पता चल रहा है कि पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन की कंप्लेन है और ऐसे कोई मेडिसिन नहीं जा रही है, पैरासीटामोल और कोडीन वगैरह पेन के लिए. अपार्ट फ्रॉम हाइपरटेंशन ही हैज़ नो अदर कोमॉर्बिडिटीज़ और रेलेवेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. राइट, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया है कि सिर्फ हाइपरटेंशन ही है पेशेंट को और कोई अदर कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है. हिज ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड इज़ रिकवरिंग वेल. However, during his stay, he developed excruciating pain in the big toe of his right foot, and his toe is very swollen. He is subsequently diagnosed with a gout. Operation successful हुआ, he was recovering, लेकिन जो है उनको जो है अचानक से राइट फुट टो में जो है पेन स्टार्ट हो गया जो कि swollen भी हो गया था. और जो जिसको डायग्नोज किया था वो गाउट डायग्नोज हुआ है, वो गाउट हुआ है. अच्छा, फर्दर जो है इसके अंदर ये बताना है कि अगर जो है मिस्टर केटी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फॉर हिज अटैक ऑफ गाउट, प्लीज़ डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग एन एक्यूट अटैक. फॉर ईच ऑप्शन डिस्कस इंक्लूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी हमें डिस्कस करनी है. डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, काउशन फॉर यूज़ एंड पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स. और इन ऑप्शंस में से हम कौन सी जो है मिस्टर केटी को रिकमेंड करेंगे. फर्दर और भी क्वेश्चन हैं, वी विल गो थ्रू इट लेटर ऑन. नेक्स्ट जो है इसमें ये डिस्कस किया है कि मिस्टर केटीज़ एक्यूट अटैक ऑफ गाउट resolves and he is discharged home. His general physician is aware of his problem with gout, and after he experienced a second attack of gout, his general physician decides that it would be prudent to start him on some long-term prophylaxis against future attack. Right? Now let's see the answers of these questions. गाउट बेसिकली जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन काज कर रहा होता है. राइट, और ये जो है सेकेंडरी टू हाइपरयूरेसीमिया. ये उन पेशेंट्स में हो रहा होता है जिनके अंदर यूरिक एसिड के लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं. यूरिक एसिड लेवल के इंक्रीज़ होने की 2 वजूहत हैं, या तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो गई है या फिर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. राइट, इन 2 रीजंस की वजह से मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन हो जाती है इन द जॉइंट, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन होता है. और जो है अगर हम गाउट के स्टेजेस देखें कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं गाउट के, तो काफ़ी स्टेजेस हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ की बात करें, क्योंकि 3 हमें लिस्ट आउट करना है, तो उसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया, नेक्स्ट इज़ एक्यूट गाउट, क्रॉनिक टोफेसियस गाउट एंड गाउटी नेफ्रोपैथी. राइट, नाउ वी विल सी द पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स, और उन रिस्क फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जो मिस्टर केटी के लिए जो है पोटेंशियली रिस्पॉन्सिबल रहा फॉर डेवलपिंग द गाउट. राइट, तो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स में जो है ट्रामा है, अनयूजुअल फिजिकल एक्सरसाइज, सर्जरी, सिवियर सिस्टमैटिक इलनेस, सिवियर डाइटरी एक्सेस, अल्कोहल, ड्रग्स, स्टेटस एपिलेप्टिकस,
psoriasis, renal failure, lead intoxication, Down syndrome, high purine diet, cytolytic therapy, myeloproliferative and lymphoproliferative disorders. ठीक है, ये जो थे ना, ये रिस्क फैक्टर्स थे फॉर डेवलपिंग गाउट. वो अब हम उन रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मिस्टर केटी से लिंक्ड है. तो उसके अंदर जो है सर्जिकल प्रोसीजर है, जो उनका कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट हुई थी, राइट. दूसरा BMI जो हमने देखा था वो ओवरवेट बता रहा था, जो कि ओवरवेट की वजह ऑब्वियसली डाइटरी एक्सेस है. और जो है दूसरा अल्कोहल कंजप्शन है. अल्कोहल कंजप्शन वो 35 यूनिट्स कर रहे हैं अ वीक, जो कि रिकमेंडेड अमाउंट से जो है वो ज़्यादा है. सिम्टम्स क्या हैं गाउट के? इफ़ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट गाउट, they will complain of severe pain in joint. The grade 2 is the joint that is most commonly affected. The joint will be red, hot, swollen and very tender. The pain may be severe that the patient cannot even tolerate bed sheets resting on the joint affected, right. Patient जो कि gout से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको जो है सिवियर पेन हो रहा होता है जॉइंट में, और ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है गाउट में वो जो है ग्रेड 2 है, राइट. और जो है जॉइंट पेन में जो है जॉइंट जिधर गाउट का पेन हो रहा होता है या फिर वो जॉइंट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है उसमें जो है वो जॉइंट रेड हो जाएगा, हॉट होगा, सूज जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा. की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है. इवन कि वो जॉइंट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो जॉइंट जो है, एक बेडशीट भी अगर आपके टो को लग रही है तो वो उस चीज़ को भी टॉलरेट नहीं कर रहा होता है. मतलब बेडशीट इतना लाइट इन वेट होता है कि वो इतना लाइटर वेट को भी टॉलरेट नहीं करता है कि जॉइंट इतना ज़्यादा टेंडर, स्वेलन और इन्फ्लेम्ड हो जाता है कि वो पेन को बेयर नहीं कर पा रहा होता है. अच्छा, गाउट की इन्वेस्टिगेशंस कौन क्या क्या होंगी? डायग्नोसिस ऑफ गाउट इज़ मेड बाय एस्पायरेटिंग साइनोवियल फ्लूइड फ्रॉम द अफेक्टेड जॉइंट. द एस्पायरेटेड फ्लूइड इज देन एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप फॉर द प्रेजेंस ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, राइट. साइनोवियल फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे, फिर उसको हम एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप की ऑब्जर्वेशन से भी पता चलती है कि whether monosodium urate crystal is present or not. अदर टेस्ट जो हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ गाउट में, उसके अंदर जो है ये है यूरिया है, क्रेटिनिन, फुल ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग लिवर एंड फंक्शन टेस्ट है. अच्छा, during your rounds, Mr. Katie asked you if you could tell him what he could do to avoid another attack of gout. What lifestyle advice would you give him? Right, ये मिस्टर गाउट का फर्स्ट अटैक, मिस्टर केटी का फर्स्ट गाउट अटैक था. तो हम एज अ फार्मासिस्ट क्या एडवाइस देंगे पेशेंट को? तो सेकेंड अटैक को प्रिवेंट करने के लिए फर्दर जो लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर जो है चेंजेस के लिए एडवाइस करेंगे वो यही होगा कि मिस्टर केटी को एडवाइस करेंगे कि वेट रिड्यूस करना है और जो है अल्कोहल इनटेक अपना कम करना. दूसरा जो है वो अपनी इनटेक जो है स्पेशली रिगार्डिंग टू रेड मीट और वो फूड जो हाई प्यूरिन कंटेंट रखते हैं उनको जो है लिमिटेड करना है, राइट. लिमिटेड नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्ट करना है, नहीं लेना है, जिसकी वजह से अगेन गाउट अटैक हो सकता है. स्पेशली मीट एक्सट्रैक्ट्स हैं, किडनी है, लिवर है, क्रैब्स हैं, इनको नहीं लेना है, राइट. एंड ही शुड एम, ठीक है. और फ्लूइड इनटेक को जो है अबाउट 2 लीटर्स पर डे रखना है. 2 लीटर्स पर डे से भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जो है 2 लीटर पर डे फ्लूइड इनटेक रखना है. अच्छा, मिस्टर केटी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फॉर हिज अटैक ऑफ गाउट. प्लीज़ डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग एन एक्यूट अटैक. For each option discussed include the following information. Dose, contraindications to use, caution for use and potential side effects. इन मेडिकेशन में से जो भी हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं मेडिकेशन के फॉर एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, तो उनको हम डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन और काउशन फॉर यूज़ और पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए
हमें ये भी रिकमेंड करना है कि मिस्टर केटी के लिए कौन सा सूटेबल है। जो ड्रग ऑप्शंस है उसके अंदर जो है आंसर्स हैं इटैरिकॉक्सिब, कॉलचीन एंड स्टेरॉइड्स हैं, राइट। ये चार ऑप्शंस हैं फॉर कंट्रोलिंग द एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। अच्छा, जो सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर एक्यूट अटैक ऑफ गाउट इज़ एनसेड, और एनसेड में भी जो है ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एनसेड में इंडोमिथासिन और डिक्लोफेनिक जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट है फॉर यूज़ इन केस ऑफ एक्यूट अटैक, right? And the most important factor determining therapeutic success is not the answer chosen but how soon answer therapy initiated, right? Treatment should continue until all symptoms have resolved. Treatment जब तक continue रखेंगे जब तक के symptoms completely resolve ना हो जाए। Next is etarecoxib is the COX-2 inhibitor licensed for acute attack. It has similar efficacy to indomethacin, right? Indomethacin was the first line treatment in NSAID. तो NSAID और etarecoxib का जो है सेम एफिकेसी है। It may be useful in the patients who cannot tolerate non-selective NSAID due to gastrointestinal irritation. It is more expensive option other than agent, and there are several contraindications and cautions that should be borne in the mind before suggesting it for patients with acute attack, right? हम etarecoxib और इंडोमेथासिन का हमने कहा कि सेम एफिकेसी है। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात करें तो टेरिकॉक्सिब के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और जो है काउशियसली भी इसको यूज़ करना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक्सपेंसिव भी है। तो हम ऑन व्हाट बेसिस टेरिकॉक्सिब को चूज़ करेंगे और इंडोमेथासिन को नहीं करेंगे, तो उसका एक ये चीज़ है कि वो पेशेंट्स जिनको जो टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं नॉन सेलेक्टिव एंसर्स को, या फिर जीआई इरिटेशन होता है, तो उनको हम टेरिकॉक्सिब पे ले आते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो है कॉलचीन इज़ अ सेकेंड लाइन एजेंट फॉर ट्रीटिंग गाउट। इट यूज मे बी लिमिटेड बाय इट्स साइड इफ़ेक्ट्स and its slower onset of action. As in case of NSAID, it needs to be initiated as quickly as possible. Side effects include nausea, vomiting and diarrhea. Colchicine is traditionally given as 1 mg initially with 500 micrograms, no more frequently than every 4 hours until pain is relieved or vomiting or diarrhea occur, right? Colchicine जो है सेकेंड लाइन ऑफ एजेंट है, लेकिन इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत स्लोअर है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो इसके साइड इफ़ेक्ट में बताया वो नोज़िया और वॉमिटिंग है, राइट। और जो इसकी डोजिंग है वो 1 mg इनिशियली देते हैं और फिर 500 माइक्रोग्राम्स देते हैं, और जो है फर्दर फ्रिक्वेंटली इसको नहीं देते हैं, एवरी 4 आवर्स पे देते हैं जब तक कि पेन रिलीव ना हो जाए। द पेशेंट शुड बी गिवन नॉट मोर देन 6 mg पर कोर्स टू प्रिवेंट toxic effect. A course should not be repeated within 3 days, right? कोर्स जो पेशेंट का चल रहा है 4 आवर्स तक जो हमें देना है 1 mg देन 500 माइक्रोग्राम्स, तो उसमें एक तो हमें ये देखना है कि पेन रिलीव हो जाए, ठीक, और दूसरा जो है ये साइड इफ़ेक्ट जो है आएगा नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है, वॉमिटिंग और डायरिया। तो ये कोर्स है। इस कोर्स में हम पेशेंट को 6 mg से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, ताकि फर्दर टॉक्सिक इफेक्ट से हम प्रिवेंट कर सकें। और दूसरा ये कि ये कोर्स जो है हम 3 डेज़ में रिपीट नहीं कर सकते, मतलब 3 डेज़ का हमें गैप नहीं होगा। हाउएवर लोअर डोज ऑफ 500 माइक्रोग्राम्स 3 or 4 times a day may be used to reduce the risk of toxicity from the drug, right? अब next है the use of steroids is an alternative to NSAID or Colchicine. If the gout is of only affecting 1 or 2 joints, then an intra-articular injection may be given. A differential diagnosis between septic arthritis and acute gout must be certain because intra-articular steroids will exacerbate an infection, right? Systematic steroids can also be used. Systematic steroid के example है prednisolone. This may be used in patients with severe or polyarticular attack or those with renal disease or heart failure,
which may preclude the use of NSAID or colchicine. Right? The colchicine would be agent of no choice for Mr. Katie due to his concurrent medical history of hypertension. NSAID should be used with caution in patients with history of cardiac impairment which includes hypertension. colchicine जो है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मिस्टर केटी, ठीक है, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए हम मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि क्योंकि NSAID जो है कॉशियसली यूज़ करते हैं जिनको कार्डियक इम्पेयरमेंट की हिस्ट्री हो, जो कि हाइपरटेंशन तो है पेशेंट को, मिस्टर केटी को, तो इस वजह से हम NSAID पे नहीं जा रहे हैं बल्कि colchicine दे रहे हैं। अच्छा, जो इसके अंदर जो है अगर हम टेबल देखें इंडोमिथासिन और टाइक्लोफेनेक NSAID का, तो डोजिंग बता रहे हैं 150 to 200 mg डेली जाती है इन डिवाइडेड डोज और डेक्लोफेनेक की 150 mg डेली इन डिवाइडेड डोज। राइट, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है एस्प्रिन से या किसी और NSAID से, सेम जो है डेक्लोफेनेक के लिए, ठीक है। सिवियर हार्ट फेलियर पेशेंट विद प्रीवियस एक्टिव पेप्टिक अल्सरेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी दोनों की सेम है। किसी को अगर हार्ट फेलियर है या फिर जो है कोई प्रीवियस एक्टिव पेप्टिक अल्सरेशन की हिस्ट्री है तो उनको हम इंडोमिथासिन या डेक्लोफेनेक नहीं करते। काउशंस में एलर्जिक डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मैन्युफैक्चरर्स एडवाइज टू अवॉइड यूज कोएगुलेशन, राइट, डिफेक्ट्स, रीनल, हेपेटिक एंड कार्डियक इम्पेयरमेंट, दी एल्डरली, एपिलेप्सी, पार्किंसोनिज्म, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। और डेक्लोफेनेक का एलर्जिक डिसऑर्डर्स, रीनल, हेपेटिक, कार्डियक इम्पेयरमेंट, द एल्डरली अवॉइड यूजिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के सेम है, GI डिस्कम्फर्ट, नोजिया, डायरिया, GI ब्लीडिंग, दोनों के सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। राइट, ये NSAIDs का था। नेक्स्ट है एटारिकॉक्सिब एंड colchicine। एटारिकॉक्सिब की जो डेज है वो 120 mg डेली फॉर मैक्सिमम 8 डेज जा रही है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है सेम एज NSAID, एस्प्रिन या NSAID से। मॉडरेट और सिवियर हार्ट फेलियर का इशू है, पेशेंट विद एक्टिव पेप्टिक अल्सरेशन, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल एंड आर्टरियल डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इसी तरीके से जो है कॉशियसली कौन लोग यूज़ करेंगे, जिन्होंने रेनल, हेपेटिक और कार्डियक इम्पेयरमेंट है इंक्लूडिंग कार्डियक फेलियर, IV डिसफंक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, एडेमा एंड पेशेंट्स विद रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, एल्डरली एंड कोएगुलेशन इफेक्ट्स। इसको पढ़ के आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया था कि NSAID के बाद हम एटारिकॉक्सिब के ऊपर क्यों नहीं आए, ठीक है। एटारिकॉक्सिब पे ना आने की वजह ही यही थी कि उनको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री की वजह से हम एटारिकॉक्सिब भी हमने चूज़ नहीं किया। Next is colchicine, initially 1 mg, then 500 micrograms, no frequently, then every 4 hours until pain is relieved और vomiting और diarrhea occur. Maximum 6 mg वही है जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था। अच्छा, कॉशियसली, अच्छा इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ प्रेगनेंसी है कि प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं देंगे। कॉशियसली किस में देना है, द एल्डरली, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, कार्डियक इम्पेयरमेंट, रेनल इम्पेयरमेंट, हेपेटिक इम्पेयरमेंट, मैन्युफैक्चरर एडवाइस टू अवॉइड यूजिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि when you are clinically checking Mr. Katie's medication chart, you notice that he is on the following medication: amlodipine, benroflumethiazide एंड पैरासीटामोल, ठीक है। ये इनकी मेडिकेशन जा रही है। इनमें से कौन सी मेडिकेशन है जो एग्रीवेट कर रही है गाउट को और उसकी क्या वजह है? इसमें जो है बेंड्रोफ्लोमेथायाजाइड है जो एग्रीवेट कर रही है गाउट को, क्योंकि इसका रीनल एक्शन है जो कि रेज कर रही है प्लाज्मा लेवल ऑफ द यूरिक एसिड, दस प्रेसिपिटेटिंग एन अटैक ऑफ गाउट, ठीक है। इनका अटैक ऑफ गाउट का और प्रेसिपिटेट जो कर रहे हैं मेडिकेशन वो भी हमें पता चल गई है, बेंड्रोफ्लोमेथायाजाइड है। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द डॉक्टर लुकिंग आफ्टर मिस्टर केटी? You should discuss with the doctors and the patient whether benroflumethiazide could be stopped
drugs that aggravate gout should usually be withdrawn. If possible, you would need to check Mr. Katie's blood pressure and see if an alternative hypertensive could be given instead, right? अब एक चीज़ जब पता चल गई है कि फेंड्रोफ्लू मिथायाजाइड जो है सेकेंड गाउट अटैक भी कर सकती है, तो पेशेंट डॉक्टर से डिस्कस करेंगे एंड देन पेशेंट का हाइपरटेंशन चेक करके हम कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को सजेस्ट करेंगे. नेक्स्ट इज़ वाई वाज़न्ट मिस्टर केटी प्रिस्क्राइब प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट आफ्टर हिज फर्स्ट अटैक. अच्छा, जब फर्स्ट अटैक हुआ उसकी ट्रीटमेंट करी एंड देन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो हमने फर्दर उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू क्यों नहीं रखी कि सेकेंड अटैक ना हो. प्रोफिलैक्टिकली हमने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करी. ठीक है, तो अच्छा, when prophylactic treatment should be initiated after an attack of gout, it is usually recommended that if patient experiences 2 or more gouty attacks per year, long-term hyperuricemic agent should be considered. ठीक, अब इसका रीज़न बता दी, क्योंकि मिस्टर केटी को फर्स्ट गाउट अटैक हुआ था, तो इस वजह से जो है उनकी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ही की गई है. अगर पेशेंट जो है इन अ ईयर 2 to 3 अटैक्स होते हैं गाउट के, तो फिर जो है लॉन्ग टर्म हाइपरयूरेसिमिक एजेंट से ट्रीटमेंट कंसीडर करते हैं. लॉन्ग टर्म हाइपरयूरेसिमिक एजेंट दैट डिक्रीज सीरम यूरिक लेवल शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक. दिस इज बिकॉज these drugs cause the mobilization of uric acid stores in response to a decreasing serum level. This can then prolong the attack or precipitate another attack of gouty arthritis, right? What options are available and which one is usually the drug of choice? और कौन से options available है और drug of choice क्या है? The options available are allopurinol, probenecid, named patient only, sulfentrazone. Allopurinol is a drug usually chosen as the first line agent for the prevention of gout. ठीक है, Calgene may be given at a dose of 500 mg twice or 3 times daily when allopurinol or uric acid are initially commenced in order to prevent an attack of gout. NSAID may also be given, but this would not be appropriate option for Mr. Katie. ठीक है, NSAID हम नहीं दे रहे हैं. अदर जो ऑप्शन है उसमें एलोपुरिनॉल फर्स्ट लाइन एजेंट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ गाउट, और उसके साथ जो है कॉल्चिन की डोज दे रहे हैं 500 mg 2 or 3 times a डे. ठीक, और NSAID और टेरिकॉक्सिब जो है ना देने की वजह हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं.